Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as Indian Express. So let's start with the news for today. So पहली न्यूज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस रिगार्डिंग that the Kerala Assembly has passed a resolution to change the name of the state and now it has suggested that the name of the state should be changed to Kerala. Kerala is a Malayalam word और I should say कि केरला को हम मलयालम में केरलम ही बोलते हैं एंड इन्होंने कुछ रीजंस भी दिए हैं कि हिस्टोरिकली एंड ऑलवेज केरला और दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया वाज नोन एज केरलम ओनली बिकॉज इट इज अ मलयालम टर्म. सो लेट्स लुक एट हाउ द व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट. सो anything and everything which has to do with state is given in the constitution only. So अगर आप constitution या संविधान को पढ़ोगे तो you will find out different articles which provide for different procedures to change the name of the state. So the article which deals with the changing of the name of the state is article 3 of the constitution and article 3 एक सिंपल सी बात कहता है कि चाहे यहां पे रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करा हो टू चेंज द नेम ऑफ केरला टू केरलम, इट इज ओनली द पार्लियामेंट विच हैज द पावर टू डू सो. सो रिमेंबर दिस वन थिंग, अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, सो दिस पर्टिकुलर इशू वाज इन न्यूज लास्ट ईयर आल्सो. सो दिस ईयर अगेन इट हैज कम अप बिकॉज लास्ट ईयर अगेन केरला ने रेजोल्यूशन पास किया था एंड दे आस्क्ड द पार्लियामेंट टू अमेंड और टू चेंज द नेम ऑफ द केरला एंड अगेन दिस ईयर दे हैव अगेन पास अ रेजोल्यूशन टू विद द सेम थिंग कि हमारे स्टेट का नाम केरला से केरलम कर दीजिए. सो रिमेंबर दिस, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ओनली द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट बाय लॉ. सो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी एंड लॉ बना के वो नेम चेंज कर सकती है. सो अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, किसी स्टेट को दो स्टेट्स को कंबाइन करना हो, किसी स्टेट को यूटी बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल हमने जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटीज में कन्वर्ट कर दिया, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड योर लद्दाख, टू डिफरेंट यूटीज. एंड कल वापस से अगर हमें स्टेटहुड भी रिस्टोर करना होगा, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है आपकी, अगर इसको स्टेट बनाना है, रिमेंबर दिस, नॉट द इंडियन गवर्नमेंट बट द इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि जो आपका लेजिस्लेटिव हाउस है पार्लियामेंट, वो ही बना सकता है, दैट इज बाय आर्टिकल 3. ऑल्सो रिमेंबर फर्स्ट शेड्यूल. सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में शेड्यूल्स प्रोवाइडेड है. ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे एंड अब कितने हैं बताइए प्लीज. सो in the comment box mention number of schedules. Answer how many schedules are there in the constitutions. Total schedule are presently क्या originally 8 थे. So उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 1 से रिलेट करता है और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में स्टेट्स एंड यूटीज के नेम्स प्रोवाइडेड हैं. इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके क्या नाम होंगे और उनकी क्या टेरिटरी है, एरिया भी इसी के अंदर में डिटरमाइंड है. सो जो स्टेट्स एंड यूटीज के नाम फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है, यहां पे केरला का नाम इज केरला, यहां पे स्टेट का नाम केरला है. एंड ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, इट इज आस्किंग फॉर द चेंज ऑफ नेम इन द फर्स्ट शेड्यूल. सो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में अगर हम उनका ऑफिशियल नेम केरलम कर देंगे तो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा उन सब जगह पे केरला की जगह केरलम नाम यूज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो केरलम अब इसका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज द मेन इश्यू. सो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस. केरला के बारे में कुछ बातें जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी मेंशन्ड है, यू मे और मे नॉट रिमेंबर दोस बट लेट्स टेक अ रीड ऑफ दिस. सो सबसे पहले मेंशन हम केरलम वर्ड का या केरला का भी हमें फर्स्ट टाइम कब मिलता है. सो फर्स्ट टाइम अशोकास की रॉक एडिक्ट है 257 बीसी में आपको रॉक एडिक्ट मिली थी. बेसिकली आपके पत्थरों के ऊपर में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है. तो अशोका जो उस टाइम पे बुद्धिस्ट किंग थे, उन्होंने अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में रॉक एडिक्ट्स स्टैब्लिश करी थी, जिसके अंदर में कई बार किंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, कई बार कोई उन्हें मैसेज सेंड करना था. फॉर एग्जांपल ये रॉक एडिक्ट्स बुद्धिज्म से डील करती थी, तो तब वहां पे हम फर्स्ट टाइम साउथ में केरलम या केरला का मेंशन सुनते हैं. सो फर्स्ट मेंशन हमें केरला वर्ड का यहां से मिलता है, अशोका रॉक एडिक्ट. सेकंड स्टेट ऑफ केरला कब आई. सो बिफोर इंडिपेंडेंस एक कोई केरला स्टेट नहीं थी. पहले वहां पे दो किंगडम्स थे, एक तो था आपका त्रवेनकोर, एक आपका कोचिन किंगडम था. बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस वी क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ त्रवेनकोर ऑन कोचिन. बट यू शुड नो दिस कि
बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो बहुत सारी स्टेट चाहती थी कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए। सो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर में प्रोटेस्ट भी चलते थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट या सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आपका जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है, जब वो मद्रास का पार्ट था, उसमें हुआ था कि वी वांट अ सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। सो वहां से वो आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। और ऐसा ही नहीं था, बाकी स्टेट्स में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस इस टाइप से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। सो फाइनली 1953 के अंदर में हमने एक कमीशन बनाया, दैट्स द नेम ऑफ दैट कमीशन इज सैयद फजल अली कमीशन, ऑल्सो नोन एज अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो रिमेंबर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो हेड थे उनके नाम पे इस कमीशन को भी जाना जाता है, एंड हिज नेम वाज सैयद फजल अली कमीशन। एंड फजल अली कमीशन था जिसने रिकमेंड करा कि हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि लैंग्वेज शुड बी द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डिफरेंट स्टेट बाउंड्रीज। सो बिकॉज ऑफ दिस वी डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ केरला, एंड केरला के अंदर में सिर्फ ट्रेवेनकोर और कोचिन ही नहीं, उसके आसपास के एरियाज जहां पे मलयालम बोली जाती थी। सो इट वाज पॉसिबल कि कुछ एरिया जो कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं जो अभी तमिलनाडु या कर्नाटका के पार्ट हो, बट जब केरला का हमने फॉर्मेशन करा तो जितने भी मलयालम स्पीकिंग आपके एरियाज थे उन सबको हमने स्टेट ऑफ केरला में करा। एंड फाइनली लाइक मेनी अदर स्टेट्स which were reorganized on the basis of state reorganization commission, Kerala state also came into being on November 1st of 1956. so बहुत सारी स्टेट जो उस टाइम में आपकी रीऑर्गेनाइज करी गई थी, so उनका फाउंडेशन डे आपको सिमिलरली मिलेगा November 1, 1956. so this is some history about Kerala, and the main important issue which has been covered is that the Kerala is the state which has decided to change its name to Kerala, and under Article 3 only the parliament can do so. मूव करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग, सो एट 2-3 प्लेसेस इन द हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल एज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर न्यूज हैज कम अप दैट देयर इज दिस पर्टिकुलर नीति आयोग प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट नेम इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, एंड इट इज बेसिकली एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। एंड ये बहुत टाइम से न्यूज में था, एक तो बिकॉज अब आपकी अपोजिशन पावरफुल हो चुकी है, अपोजिशन में भी बहुत मेंबर्स हैं, सो दे आर क्लेमिंग कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज इस गवर्नमेंट ने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करा है। एट द सेम टाइम वहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है आपकी ग्रेट निकोबार में, उनको जो इंपैक्ट होने वाला है उसको भी इन्होंने ढंग से एनालाइज नहीं करा है, इन्होंने एक प्रॉपर इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करा है। आई होप इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस कल यस्टरडे क्लास, देयर वी हैव डिस्कस एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। सो कोई भी अगर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कंपल्सरी आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना होता है, एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में सिर्फ आप एनवायरमेंट नहीं, सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं, आप ह्यूमन कॉजेस को, कल्चरल इंपैक्ट को, उन सब इंपैक्ट्स को भी देखते हो टू टेक अ डिसीजन वेदर सच एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुड बी अलाउड और नॉट। सो ये सब भी वहां पे शॉर्टकमिंग्स थी, तो इस वजह से इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है। हाउएवर अब यहां पे बात ये चल रही है कि अब गवर्नमेंट फाइनली इसको डिसीजन लेने वाली है कि अब इसको कितना स्पीडीली हमने स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टडी सम फैक्ट्स अबाउट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सो नीति आयोग ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिकमेंड किया था इन द ईयर 2021, एंड फाइनली अब इसका कुछ शेपिंग स्टार्ट हो रहा है। कितना इसका बजट है? सो इट्स अ 72,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 72,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। एंड इसके अंदर में हम क्या क्या डेवलप करने वाले हैं? सो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, एक टाउनशिप को डेवलप करेंगे वहां पे सो दैट पीपल कैन ऑल्सो कम एंड लिव देयर, एंड अ गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट। सो हम एक सोलर बेस्ड पावर प्लांट, एटलीस्ट एक रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट बना रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट और अंडमान एंड निकोबार में रेन फॉरेस्ट एरिया है। मोर ओवर इट्स जस्ट नॉट अ रेन फॉरेस्ट एरिया, इट इज ऑल्सो वेरी मच अर्थक्वेक प्रोन। वहां पे अर्थक्वेक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। सो आपके अर्थक्वेक्स को हम अर्थक्वेक के सीस्मिक जोन्स बनाए हुए हमने। सो जोन 2 से लेके 5 तक के आपके 4 ऐसे सीस्मिक जोन है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी ससेप्टिबिलिटी आपकी अर्थक्वेक से, उस बेसिस पे आपको डिफरेंट जोन्स में पुट अप करा जाता है, जिसमें सबसे हाईएस्ट ससेप्टिबिलिटी होती है आपकी जोन 5 में। So people who are living in zone 5 are the most susceptible to earthquake prone और earthquake. सो जोन 5 में आता है तो इट्स वेरी मच अर्थक्वेक प्रोन। सो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हो और अगर आपने प्रॉपर उसमें सर्वेज नहीं करें, आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं करा है, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खराब हो सकता है। इसके अलावा इट हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड कि, एंड इन्होंने एक्सेप्ट भी करा है गवर्नमेंट ने ओपन में, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है आप भी पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से टू डेवलप दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट समवेयर अराउंड 10 लाख ट्रीज आर गोइंग टू बी कट।
करीब करीब 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। एंड यूजुअली अगर गवर्नमेंट कहीं पे ट्रीज काटती है तो वो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, यानी कहीं से पेड़ काट के कहीं और में पेड़ लगाए जाते हैं। बट ये 10 लाख ट्रीज जो आप यहां से काटोगे, इनको आप कैसे भी रिकवर नहीं कर सकते, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। सो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के अंदर हम हरियाणा के अंदर में 10 लाख ट्रीज को स्टैब्लिश करने वाले हैं। एंड जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो यही क्लेम कर रहे हैं कि एक बार अगर ये इकोसिस्टम खराब हो गया तो वापस इसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। सो दिस आर द इश्यूज विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसके अलावा इसमें 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कवर्ड है। सो एक गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 2 आपकी ग्रेट निकोबार में सेंचुरीज थी। दीज वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन दोनों को डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफिकेशन का मतलब, जब आप किसी को बनाते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी को डिक्लेयर कर रहे हो, नेशनल पार्क अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो आप उनको नोटिफाई करते हो। और जब अब इनको आप इनका स्टेटस ले रहे हो एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अब आपने इनको डी नोटिफाई कर दिया। यानी कि जो प्रोटेक्शन इस एरिया में इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तरफ से मिला हुआ था, अब वो हमने ले लिया। बिकॉज इन पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी कुछ पार्ट हम कवर करेंगे ग्रेट निकोबार पोर्ट में। तो इफ यू रिमेंबर दिस, कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी चीज को डिक्लेयर कर लेते हो तो उसके अंदर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या उसके आसपास के एरिया में भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से हमने इन दोनों को डी नोटिफाई करा है। तो दिस कैन ऑल्सो, अगर ये आपका टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, तो ये जो दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। नाउ गैलेथिया बे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज अ वेरी फेमस साइट, बहुत ही फेमस है। एंड द रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस वन पर्टिकुलर स्पीशीज, एक बहुत ही इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है जो आपकी गलेथिया बे में मिलती है। एंड इट्स नेम इज जाइंट लेदरबैक टर्टल। सो जाइंट लेदरबैक टर्टल, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल्स इन द वर्ल्ड, सबसे बड़े टर्टल्स में से होता है ये। एंड इट इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की यानी हमने इमीडिएटली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स नहीं लिए तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। मोर ओवर इट्स अ शेड्यूल 1 एनिमल। शेड्यूल 1 क्या होता है आपका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1972 का, उसके अंदर भी आपके शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स 1 में जो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके नाम आते हैं। सो यू कैन सी कि ये दोनों बहुत, ये जो जाइंट लेदरबैक टर्टल है ये बहुत ही ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीशी है। सो अगर हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो इनका जो हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रॉय होगा। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि हम इनको भी सेव ना कर पाए। इसके अलावा इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑल्सो 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आर मेंशन। द 2 ट्राइब्स आर द शोम्पेन ट्राइब्स एंड निकोबारिस ट्राइब। सो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है आपका निकोबार आइलैंड्स। सो उसके अंदर में जो 2 मेन ट्राइब्स आप सुनोगे, एक तो है आपकी शोम्पेन ट्राइब विच इज अ पीवीटीजी। व्हाट इज पीवीटीजी? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल। सो हमने शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर से भी कुछ और स्पेसिफिक ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करा है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड, that they don't know the customs or they don't know how the outside world function, how the real world functions. So बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये लोग रियल वर्ल्ड के अंदर में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, बाकी के लोग हैं वो इनको एक्सप्लॉइट कर दें। नॉट जस्ट दैट, शोम्पेन ट्राइब जो एक पीवीटीजी है, इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, इनकी पॉपुलेशन इज वेरी लो। एज पर लास्ट सेंसस इनके सिर्फ 227 लोग बचे थे। बाय सम एस्टिमेट राइट नाउ देयर आर जस्ट 250 पीपल। सिर्फ 250 लोग, 250 पीपल आर अलाइव हु बिलोंग टू द शोम्पेन ट्राइब। एंड इंटरेस्टिंगली शोम्पेन ट्राइब आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार के जो इलेक्शंस हुए आपके 2024 के लोकसभा इलेक्शन, शोम्पेन ट्राइब्स ने फर्स्ट टाइम वोट किया है। They voted for the first time. So another reason why Shompen tribe is important, because in the 2024 Lok Sabha election they voted for the first time. तो डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो बिकॉज इनके सिर्फ एक और वापस से उस पर आते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। तो शोम्पेन ट्राइब आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके सिर्फ 250 लोग बचे। दूसरी प्रॉब्लम ये है बिकॉज ये एकदम रेन फॉरेस्ट एरिया में एकदम इनसाइड में रहते थे। सो इनका कॉन्टैक्ट ह्यूमन हैबिटेशन से बिल्कुल ही नहीं हुआ है। अब ह्यूमन हैबिटेशन हम और आप जैसे लोग
लोग हैं जो हमारे बहुत सारी हमें डिजीज हो चुकी है, हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो चुके हैं, हमने बहुत सारे वैक्सीन्स भी ली हुई है, हमने बहुत सारी मेडिसिन भी ली हुई है, विच मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम उन वापस से अगर हमारे ऊपर लेट्स से कोविड-19 अटैक करता है तो शायद हमें हल्का सा फीवर होगा और हम शायद उससे बच जाएंगे। बट शोम्पेन ट्राइब जो है ये टोटली इम्यून रहा है ह्यूमन हैबिटेशन से, बिकॉज ये टोटली इम्यून रहा है फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, इनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। सो अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ कॉमन कोल्ड ऑल्सो, जो अपने लिए बहुत जनरल चीज होती है, इनके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बिकॉज इनका कभी उस वायरस से कांटेक्ट हुआ ही नहीं है, इनका कभी उन बैक्टीरिया से कांटेक्ट हुआ ही नहीं है। और अगर जब यहां पे हैबिटेशन बिल्डअप होना स्टार्ट होगा और इनकी इम्यूनिटी अगर डेवलप नहीं हुई तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि पूरी की पूरी ट्राइब जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव एन इम्यूनिटी। इसलिए भी शोम्पेन ट्राइब इंपॉर्टेंट है। द अदर ट्राइब इज द निकोबारीज ट्राइब, इट इज नॉट अ पीवीटीजी। सो आपके जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और इंडिपेंडेंस के आसपास में गवर्नमेंट ने बहुत सारे आपके वॉर वेटरन्स को भी वहां पे जाके परमानेंटली स्टैब्लिश करा था, वहां पे उनके घर बना दिए थे। सो निकोबारीज जो थे वो उनके कांटेक्ट में आ गए थे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकी पॉपुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एज पर लास्ट एस्टिमेट अराउंड 650 to 700 पीपल आर देयर। इनके भी इतने पीपल है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, हम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि कितने ज्यादा कम लोग हैं वहां पे अंडमान एंड निकोबार में। सो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर न्यूज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग बीजेपी। बीजेपी इज डिसाइडेड टू मार्क 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी इन दिल्ली। सो मैनी कॉल दिस 1975 इमर्जिंग एज द ब्लैक चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक स्पॉट ऑन द डेमोक्रेसी रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। सो 1975 was the year जब हमने फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लगाई फॉर अ डिफरेंट रीजन। इट वॉज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस जब हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई हो इंडिया में, बिकॉज इंडिया ने नेशनल इमरजेंसी पहले भी लगाई थी। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड नो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की मेजर इमरजेंसी बताई हुई है। एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी विच इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 352। नेक्स्ट इज योर स्टेट इमरजेंसी विच इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 356 एंड द थर्ड वन इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 360। सो 3 टाइप की इमरजेंसीज है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, एंड द इमरजेंसी विच वी आर डिस्कसिंग इज द नेशनल इमरजेंसी विच इज इंपोज्ड अंडर आर्टिकल 352। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि नेशनल इमरजेंसी आप कब इंपोज कर सकते हो। सो 1975 की इमरजेंसी के टाइम में कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स थे जिनके ऊपर आप इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो। सो पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इमरजेंसी लगाई क्यों थी। सो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, एंड एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी, एंड शी वॉन हैंडसमली, उनकी कांग्रेस पार्टी ने हैंडसमली उन इलेक्शंस को विन करा था, मेजॉरिटी से उसको जीता था। बट बाय द टाइम 1975 केम अप, हर पॉपुलरिटी वाज गेटिंग रिड्यूस, एंड उस बीच में जब इलाहाबाद में उनका बेसिकली वो वहीं से ही इलेक्शंस फाइट करती थी, तो यूपी से फाइट करती थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ, राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, एंड उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका इलेक्शन हुआ था लोकसभा को, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज दे सेड कि इंदिरा गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी वाज इन्वॉल्व्ड इन इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस। अगर आप इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हो तो आपका जो इलेक्शन होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, उसे वॉइड कर दिया जाता है। सो जस्ट थिंक कि जो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे उनका इलेक्शन आपने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, विच मींस शी कुड नो लॉन्गर बी द प्राइम मिनिस्टर। एंड उस बीच में आपके वहां पे इंडिया के अंदर में जेपी रेवोल्यूशन भी चल रहा था। जेपी मूवमेंट हम फिर कभी भी पढ़ेंगे, बट जयप्रकाश नारायण का स्टार्ट करा हुआ मूवमेंट था ये, जिसके अंदर में उनका नाम था संपूर्ण क्रांति उस मूवमेंट का, और उसके अंदर में वो कंप्लीटली चेंज ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, गवर्नेंस चाहते थे। सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रेशर, इस बीच में एक और चीज मैं बताना भूल गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो इलेक्शन था वो कैंसिल कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया गया ऑन 24th ऑफ जून। सो आज से एक दिन पहले 24th ऑफ जून को उन्होंने स्टे लगाया, और 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी सो दैट शी कैन कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने इनमें से एक ग्राउंड यूज करा जिसके बेसिस पे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई। अब अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लगा दी है तो आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और एक डिफरेंट सेट ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर आता है जो हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहां हम फोकस करने वाले हैं कि इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं। सो नेशनल इमरजेंसी जो आपके आर्टिकल 352 में गिवन है, उसके ग्राउंड्स हैं, एक तो है वॉर, एक है एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोल सकते हैं। ये तो हो गया एक्सटर्नल इमरजेंसी।
सो यू कैन सी कि अगर कोई वॉर में है इंडिया, तो ऑब्वियसली कोई बाहर की कंट्री आप पे वॉर कर रही है, एक्सटर्नल एग्रेशन एज अ नेम सजेस्ट कि एग्रेशन आउटसाइड इंडिया से आया है, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल इमरजेंसी। हाउएवर बिफोर 1978 से पहले आपके इंटरनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए ग्राउंड होता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। सो नेशनल इमरजेंसी आप इंपोज कर सकते थे, गवर्नमेंट इंपोज कर सकती थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो। सो जो 1975 में आपके इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे थी, बिकॉज उस टाइम में जेपी मूवमेंट चल रहा था एंड मे बी शी वॉज नॉट सिक्योर एट दैट टाइम, इंदिरा गांधी, एंड शी डिसाइडेड टू इंपोज इंटरनल डिस्टर्बेंस, टू इंपोज नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। सो इससे हमने एक सीख भी ली कि इतना ज्यादा ब्रॉड टर्म हमें नहीं रखना चाहिए जिसके इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो फाइनली आपकी इमरजेंसी 75 में स्टार्ट हुई, अराउंड 2 इयर्स फॉर फुल 2 इयर्स, मार्च 77 में जाके आपकी इमरजेंसी खत्म हुई थी, बट 2 साल इस इमरजेंसी को कंटिन्यू रहा एंड कांग्रेस को उसका बहुत लॉस भी हुआ, बिकॉज जब 75 के बाद नेक्स्ट इलेक्शंस कॉल करे गए उसके बाद में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई, आपकी जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता दल जो था आपका, जनता पार्टी जो थी वो आपकी गवर्नमेंट में आई, तो फर्स्ट टाइम एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रिटर्न करी। हाउएवर जब हमने यहां पे ये लेसन लिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस कुड नॉट बी द ग्राउंड, तो हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इस पर्टिकुलर ग्राउंड को रिमूव कर दिया। हमने नेशनल इमरजेंसी से इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड रिमूव कर दिया और हमने थर्ड ग्राउंड एंटर करा, आर्म्ड रिबेलियन। सो अब हमने क्या करा कि हर कोई सा डिस्टर्बेंस नहीं, अगर इंडिया के अंदर में आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है उस सिचुएशन में आप नेशनल इमरजेंसी, व्हाट वुड बी आर्म्ड रिबेलियन, कि कोई ऐसा अंदर इंटरनल ऐसा ग्रुप बन चुका है जो इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट को चेंज करना चाहता है, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है वायलेंटली। सो इन तीनों ग्राउंड्स पे बेसिस पे अब आप नेशनल इमरजेंसी कर सकते हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस इज नो मोर अ ग्राउंड। इसके अलावा एक चीज आप ध्यान रखना कि दिस वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एन इमरजेंसी। इससे पहले हम 2 पर्टिकुलर वॉर्स के टाइम में, एक तो इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 और सेकंड वाज योर 1971 वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इन 2 वॉर्स के टाइम में भी हमने नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी थी। बट 1975 इमरजेंसी थर्ड इंस्टेंस है या फिर मैं कहूं फर्स्ट इंस्टेंस था जो मैंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर पे या इंटरनल इमरजेंसी मैंने इंपोज करी थी फर्स्ट टाइम इन 1975। इसके बाद से अब तक हमने कभी भी इमरजेंसी को इंपोज नहीं किया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो JSW Group marks 100 years of India's Olympic journey. So I hope you are aware कि this year Olympics are going to take place. पेरिस फ्रांस में आपके ओलंपिक्स होने वाले हैं। That's why Olympics is very important. Sports section is important for us. So also Olympics इस साल और भी ज्यादा स्पेशल है बिकॉज इंडिया के 100 years कंप्लीट हो गए हैं ऑफ बीइंग अ पार्टिसिपेंट इन द ओलंपिक्स। सो आपके जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो 1896 में स्टार्ट हुए थे आपके एथेंस ग्रीस के अंदर में, एंड उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम इस बार देख लेते हैं बिकॉज 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। सो यू शुड ऑल्सो नो कि अगर किसी भी इवेंट के 50 इयर्स 100 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन के 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इंडिया इन ओलंपिक्स की बात करूं, सो फर्स्ट पार्टिसिपेशन हमने 1900 में किया था, 1896 में आपके फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे, सेकंड ओलंपिक्स में हमने पार्टिसिपेट करा था। हाउएवर उस पार्टिसिपेशन में देयर वाज जस्ट वन सिंगल एथलीट, हिज नेम वाज नॉर्मन प्रिचार्ड एंड यू कैन सी बाय द नेम आल्सो दैट ही वाज प्रोबेबली ऑफ इंग्लिश ओरिजिन एंड ही वाज एबल टू विन 2 मेडल्स आल्सो। सो उन्होंने 2 मेडल्स भी जीते थे। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ब्रिटिश इंडिया था वहां पे तो क्या हम ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स क्या यूके की अलग टीम होती थी और इंडिया की भी अलग टीम होती थी। हाउएवर हम अगर बोलें कि प्रॉपर पार्टिसिपेशन कब से स्टार्ट हुआ है, सो इंडिया ने फर्स्ट टाइम टीम, एक पूरा कंटिंजेंट जो गया था, फर्स्ट टाइम टीम पार्टिसिपेशन हमने स्टार्ट किया था 1920 के अंदर। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, टीम पार्टिसिपेशन या मैं अगर आपसे प्रॉपर पार्टिसिपेशन पूछा जाए जब मैंने कंटिंजेंट भेजना स्टार्ट कर दिया, सो ईयर वुड बी 1920। सो 1920 के अंदर में इंडिया ने प्रॉपर पार्टिसिपेशन स्टार्ट करा था, एक सिंगल एथलीट ने पार्टिसिपेट करा था इन 1900, ऑल्दो फर्स्ट ओलंपिक्स आपके 1896 में, मॉडर्न ओलंपिक्स आपके 1896 में स्टार्ट हो गए थे। इसके अलावा 1927 वाज अनदर इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज उसके अंदर में हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सो द एसोसिएशन और द कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इंडियन टीम टू ओलंपिक्स, योर कॉमनवेल्थ गेम्स, टू एशियन गेम्स और वॉट एवर इंटरनेशनल गेम्स आर देयर, इज दिस
पर्टिकुलर कमिटी, डोंट बी कंफ्यूज कि सिर्फ इसका नाम क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है तो सिर्फ ओलंपिक्स के लिए टीम को इलेक्ट करती है। ये जितने भी आपके गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, रीजनल गेम्स होते हैं, उसके लिए टीम को सेंड करती है। सो दिस वाज फाउंड इन द ईयर 1927। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके करंट प्रेसिडेंट इज पीटी उषा एंड इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज सर दोराबजी टाटा। सो दोराबजी टाटा वाज इन्वॉल्व इन दिस गेम सिंस 1920 से ही वो इस गेम में इन्वॉल्व थे। फाइनली 1927 में ही वाज द वन हु डिसाइडेड टू क्रिएट दिस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दैट्स व्हाई हिज नेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So these were some facts regarding Olympics. So we are going to cover more and more facts in our next classes also. So please make a separate page or select or write down the notes on Olympics on a separate page only, and we can keep adding on in that particular pages. मूव करते हैं. सो सम न्यूज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. सो दिस न्यूज वाज पार्ट ऑफ योर हिंदू न्यूज ऑल्सो एंड दिस हैज कम अप इन इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो. लेटली आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में बहुत सारी न्यूज का ओवरलैप आता है. सो आई कुड हैव टेकन दिस न्यूज फ्रॉम हिंदू ऑल्सो, बट कुछ लोगों को लगेगा कि सर सिर्फ हिंदू यूज कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे. द रीजन इज कि बहुत कुछ ओवरलैप होता है. तो इंडस वाटर ट्रीटी आपके हिंदू में भी कवर्ड है. सो इंडस वाटर ट्रीटी इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रीटी. सो एक तो इंडस वाटर ट्रीटी, आप आई होप यू आर अवेयर कि इट वाज अ ट्राइपार्ट एग्रीमेंट. इंडिया था इसके अंदर में, इसके बीच में पाकिस्तान था एंड मीडिएशन करा था वर्ल्ड बैंक ने. मीडिएशन करा था वर्ल्ड बैंक ने. वर्ल्ड बैंक जो आपका एक ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है. सो वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएशन करा था. इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की ये ट्रीटी है और इट वाज साइन इन द ईयर 1960 बिटवीन बेनजीर भुट्टो एंड इंदिरा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू. सॉरी. सो एक तो ये फैक्ट हो गया आपके लिए. अब इसके अंदर या इस IWT का मेन पर्पस क्या था. सो मेन पर्पस था कि जो भी हमारी शेयर्ड रिवर्स हैं, जो हमारी बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर रिवर्स हैं, उनका हम वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म एक स्टैब्लिश कर ले. तो उसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सा तरीका करा कि आउट ऑफ द 6 मेजर रिवर्स, जो 6 मेजर रिवर्स हैं जो इंडस वाटर सिस्टम का, इंडस रिवर सिस्टम का, सो ये जितने भी रिवर हैं इन सबको हम इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं. यानी कहीं ना कहीं ये मेजर और माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं. जस्ट लाइक गंगा जो है उसका गंगा रिवर सिस्टम होता है तो उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और पार्ट होती हैं. सो इसकी जो इंडस रिवर सिस्टम की जो 6 मेजर रिवर्स हैं उसको हमने 3 के पोर्शन में डिवाइड कर लिया. सो जो आपकी थोड़ी नॉर्दर्न रिवर्स है, नॉर्थ में जा रही थी और इंडिया में उनका ट्रैवल कम था, वो हमने पाकिस्तान को दे दी. और जो आपकी साउथ में रिवर्स थी, जो पंजाब के थ्रू ज्यादा जा रही थी, उनको हमने इंडिया के फेवर में कर दिया. सो 3 रिवर जो आपकी पाकिस्तान के पास गई वो थी इंडस, चेनाब एंड झेलम. ठीक है, तो ये तो गई आपके पाकिस्तान के पास. और इंडिया के पास कौन सी आ गई. इंडिया के पास आ गई रावी, बीस एंड सतलुज. सो दीज वर द 3 रिवर्स जो इंडिया के पास आ गई. और ये 3 रिवर्स हैं जो पाकिस्तान पे चल गई. अब ये तो रिवर्स हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया को बाईपास करके फ्लो कर जाएंगी. सो ये रिवर्स भी आपके इंडिया से फ्लो होती हैं, ये रिवर्स भी इंडिया से जाके आगे जाके पाकिस्तान में फ्लो होती हैं. अब इसमें इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स पाकिस्तान के पास गई, ये इंडिया के पास गई. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो 3 रिवर्स हैं इनको कंज्यूम करने का कंजम्पशन यूज सिर्फ पाकिस्तान के पास है, इनका कंजम्पशन यूज इंडिया के पास है. कंजम्पशन का मतलब क्या है कि मैं इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर सकता हूं, मैं इसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकता हूं, या मैं कुछ भी ऐसा करता हूं जहां पे ये वाटर यूटिलाइज हो रहा है, इसका जो कंटेंट है वो कम होता जा रहा है, यूसेज हो रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान करेगा फॉर द फर्स्ट 3 रिवर्स एंड फॉर द सेकेंड 3 रिवर्स इसको सिर्फ इंडिया करेगा. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये वाली रिवर्स हैं इनको दूसरी कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती. ऑब्वियसली जो इंडिया की रिवर्स हैं ये पहले इंडिया से जाके पाकिस्तान में फ्लो होंगी, वापस इंडिया तो आना नहीं है, तो जो वाटर फ्लो हो गया वो कैसे भी यूज करे. बट जो पाकिस्तान के पास रिवर कहीं है इस पे लिमिटेशन इज ओनली फॉर कंजम्पटिव यूज. अगर यानी मैं कोई नॉन कंजम्पटिव यूज करता हूं, यानी कि मैं उसमें कुछ कंजम्पशन नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को भी वो यूसेज अलाउड है. और किस टाइप का मैं यूसेज कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बना सकता हूं एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन.
सो अगर मैं वाटर को डाइवर्ट करे बिना, लेट्स से अगर मैं वाटर को डाइवर्ट भी करता हूं, रिजर्वायर बना देता हूं साइड में से, और उस डाइवर्जन के बाद मैं वापस उतना ही पानी वापस उसी रिवर में रीच करा देता हूं, तो मैं इस पर्टिकुलर रिवर वाटर को यूज भी कर सकता हूं फॉर अ नॉन कंजम्पटिव प्रोसेस। सो इसी वजह से आप अगर आज की न्यूज भी पढ़ोगे कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए हैं इंस्पेक्ट करने के लिए हाइडल प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़। तो आपके जम्मू कश्मीर के रीजन में बहुत सारे आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया के, एंड उन सबको रेगुलरली एवरी वन हर साल ही आना था, बट इस बार 5 साल बाद आए, इसलिए भी इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ी ज्यादा न्यूज में है। तो इस साल आपकी जो टीम आई है वो सिर्फ यही क्रॉस चेक करने आई, यही चेक करने आई है कि क्या जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने करी है पाकिस्तान और इंडिया ने, क्या उसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं, यहां पे कहीं इंडिया इनका कंजम्पटिव यूज तो नहीं कर रहा है, या इस तरीके से कोई यूसेज ना कर दे जिससे वाटर का डाइवर्जन होना स्टार्ट हो जाए। सो बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान टीम या कंटिंजेंट हैज कम टू इंडिया। सो रिमेंबर दिस कि आप कंजम्पटिव यूज के लिए आपने आप प्रिवेंट करा है दूसरी कंट्री को, बट आप उसका नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अनदर न्यूज फ्रॉम अगेन जम्मू एंड कश्मीर ओनली। सो वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस दैट श्रीनगर हैज बीन गिवन द टैग ऑफ अ वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी इन इंडिया। सो इंटरेस्टिंगली इट इज नॉट द फर्स्ट सिटी टू गेट दिस पर्टिकुलर टैग। इससे पहले 3 और आपकी ऐसी सिटीज हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर में या लिस्ट के अंदर में इंक्लूड करा हुआ है। ऑल द 4 न्यू सिटीज आर मेंशन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑल्सो। तो पहला है जयपुर, आपका जयपुर है आपका। सेकेंड इज मामलापुरम इन तमिलनाडु। थर्ड इज योर मैसूर, एंड नाउ फोर्थ इज योर श्रीनगर। सो श्रीनगर हैज बिकम द न्यूएस्ट एंट्रेंट टू द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी लिस्ट। दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज गिवन बाय एन एनजीओ, तो एक आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, नोन एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल, जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। सो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक बॉडी है, एक एनजीओ है जो इस पर्टिकुलर लिस्ट को लेकर आता है। कुवैत बेस्ड ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसका मेन एम क्या है कि जो आर्टिसंस है उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको इंपावरमेंट हो। बिकॉज अगर इनका नाम वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में आएगा, लेट्स से समवन इज इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स, और वो सीधे इस वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी लिस्ट पे जाएगा, देखिएगा कि श्रीनगर के अंदर में क्राफ्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सो प्रोबेबली वो श्रीनगर की वेबसाइट पे जाएगा, इंडिया आएगा, श्रीनगर विजिट करेगा, एंड देयर ही वुड बी एबल टू बाय दोस थिंग्स। सो इस तरीके से सिटीज को इनके क्राफ्ट्स को भी प्रमोशन मिलता है, एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ लिस्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली दैट श्रीनगर जिसको आपका वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी मिला है, 2021 में इसने इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए भी अप्लाई किया था। उसके अलावा आपकी यूनेस्को जो बॉडी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाती है, वो क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क, एक क्रिएटिव सिटीज की भी लिस्ट बनाती है। सो जो आपका श्रीनगर है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ऑल्सो। तो श्रीनगर जो है आपका दोनों का पार्ट है, आपका वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का भी पार्ट है और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का भी पार्ट है। उसके अलावा इंडिया के अंदर श्रीनगर इज नॉट दी ओनली सिटी जो आपके क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आता है। श्रीनगर और जयपुर है, मुंबई है, चेन्नई, ग्वालियर, वाराणसी, हैदराबाद एंड कोझिकोड। सो आपके ये 8 सिटीज हो गए आपके जो यूनेस्को वर्ल्ड क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में आते हैं, जिसमें श्रीनगर जो है आपका, जयपुर जो है, ये दोनों ओवरलैप भी कर रहे हैं आपके वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में भी इन दोनों सिटीज का नाम है, एंड क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर भी आप इन दोनों का नाम देख सकते हो। सो दीज आर सम फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। वन लाइनर की तरह इसके आने के ऑप्शन ज्यादा हैं। So these were the important news headlines for today. I hope to see you in the next class with a new set of news headlines. I hope you are making good notes out of it. Don't think कि सब कुछ इसमें important होता है। धीरे धीरे जब हम एकदम अक्टूबर नवंबर में आएंगे, एटलीस्ट क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स को तो क्लास में भी बता दिया जाएगा। बाकी आप सब लोगों को भी बाय द ईयर एंड कुछ ना कुछ आपको मॉड्यूल या कुछ समझा दिया जाएगा कि इन सारे न्यूज हेडलाइंस में से भी आपको किन पे ज्यादा फोकस करना है और किन को कम प्रायोरिटाइज करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।